जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने हूँ। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम लोग रेगुलर क्लास आयोजित कर रहे हैं लगभग 9 सवा 9 के आसपास से, जिसपे हम लोगों ने चर्चा शुरू किया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो बिल्कुल अभी तीसरा चौथा दिन है और निरंतर इसी प्लेटफॉर्म पे, ये फेसबुक का एक पेज है आर्या करियर पॉइंट। तो पर डे लगभग 109 बजे के आसपास हम इस चैनल पे आपके सामने आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में भी बैठे रहते हैं, उनसे भी बात हो जाती है। जैसे ये क्लास समाप्त होगी, लाइव क्लास जैसे समाप्त होगी, वैसे ही ये पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। रेगुलर क्रम से सारे वीडियो हैं। जिन मित्रों का छूट गया हो वो यूट्यूब चैनल आर्या कैरियर पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। हाँ, एक निवेदन मैं प्रतिदिन करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि जो मित्र ऑनलाइन आ चुके हों वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो प्रतिदिन आपको मिले, लाइव क्लास मिले, तो पेज को लाइक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास लाइव हो गई। और यूट्यूब चैनल को भी अगर सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा होगा, आपका एक सहयोग होगा हमारे लिए। तो थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको पूरा संविधान पढ़ाते हैं। और एक्चुअल में हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं, स्पेशली पीसीएस वगैरह, 2023 की जो परीक्षा जून में होगी तब तक मेरा प्रयास है कि मैं आपको तैयार करूं। अब अगला काम ये करना है कि कॉपी एक पेन अपने हाथ में रखिए और हम आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो कल हम जहां पे चर्चा किए थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जिन मित्रों का छूटा है वो यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब चैनल का नाम है, इंस्टीट्यूट के नाम पर ही है, आर्या कैरियर पॉइंट, ARYACAREERPOINT। वहां जाइए, सारे वीडियो आपको मिलेंगे, क्रम से सब कुछ अपलोड किया गया है, वहां से जाके आप पढ़ें। चलिए बेटा, हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। मैं शुरुआत करता हूँ। भारत का जो संविधान है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। इसकी चर्चा हो चुकी है कि संविधान कितने प्रकार के हैं। मन होगा तो आप जाके वीडियो देखिएगा। लिखित और निर्मित इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 के मध्य में तैयार हुआ और यही परिभाषा है कि इसी कारण भारत का संविधान लिखित संविधान। अब भारत के संविधान पे क्या प्रभाव है, कल जो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था, आज थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि जो हमारे संविधान पर प्रभाव है, नोट बनाते जाइएगा बेटा साथ साथ। संविधान पर जो प्रभाव है उसको हमने कहा था कि ये अध्ययन करने के लिए हम लोग बांट सकते हैं कि हमारे संविधान पे जो प्रभाव पड़ा वो एक तो वैचारिक और एक संवैधानिक। संवैधानिक प्रभाव को फिर हम लोगों ने डिमार्केट किया, दो भागों में बांटा था, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। ये हमारा डिमार्केशन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिवर्सल डिमार्केशन है, हमने आपके समझने के लिए, पढ़ने के डिमार्केट किया है। एक को हमने कहा है बाह्य प्रभाव। बाह्य मतलब दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का जो प्रभाव पड़ा। और एक को हम लोगों ने कहा आंतरिक प्रभाव। तो आंतरिक प्रभाव में आपको पता है कि जो अंग्रेजों का लंबा शासन था, जो अंग्रेजों का शासन था भारत पर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। तो ये भी दो भागों में मैंने बांट लिया था अध्ययन करने के लिए। एक को कहा था कंपनी का शासन और एक को हमने कहा था क्राउन का शासन। तो हम लोग अपना अध्ययन की जो शुरुआत करेंगे ना बेटा, इधर से करेंगे, यानी नीचे से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे संविधान पर
आंतरिक प्रभाव में जो कंपनी का प्रभाव पड़ा, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव पड़ा, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। तो मैंने कहा था ना कि जो आंतरिक प्रभाव है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं ना बेटा, एक कंपनी का और एक क्राउन का। क्राउन माने ताज, जरा इसको समझना है बेटा। और हम क्रम से बात करेंगे, वक्त लगेगा बेटा, लेकिन निश्चित रूप से बात करेंगे और सब कुछ आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बड़ा विशद अनुभव है, 20 साल से इस प्रोफेशन में है, तो आपकी भी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं हम, और ये सारा प्रयास आपके लिए निःशुल्क है। बस थोड़ा सा वक्त निकालिए, 9 सवा 9 बजे के आसपास मेरे पास वक्त होता है और मैं इंस्टीट्यूट से ही लाइव होता हूँ, और कुछ बच्चे आके बैठ भी जाते हैं तो वो भी इसका लाभ उठाते हैं। बहरहाल, कंपनी के प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत में ब्रिटेन की एक निजी कंपनी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई। लेकिन व्यापार करते करते ये कंपनी भारत में शासक बन गई। तो शासक कब बनी, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि हमारे यहाँ बड़े लड़ाई झगड़े युद्ध हुए, लेकिन दो युद्ध मील के पत्थर बने भारतीय परिदृश्य में, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो तथ्य है, मुझे लगता है हर मित्र को याद रहता है। एक है प्लासी का युद्ध 1757 और एक है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये था 1764। तो बहुत युद्ध हुए, लेकिन ये युद्ध जो दो है ना, ये भारत की किस्मत का निर्धारण कर दिया। इन्होंने भारत के भाग्य को निर्धारित कर दिया कि आखिर भारत का क्या होने वाला है। हाँ, कमेंट करते रहिएगा। कमेंट अभी मैं देख नहीं पाता हूं, क्योंकि अभी विषय पे मेरा फोकस है, लेकिन हम जैसे ही क्लास ओवर करेंगे आपका सबका कमेंट देखेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, निवेदन ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये हम अपने मित्रों से निवेदन कर रहे हैं। इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं, और बाकी हम आपको पूरा संविधान पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वक्त लगेगा, तैयार रहिएगा, प्रतिदिन आपसे बात करेंगे। ये दो युद्धों ने कम से कम ये निर्धारित कर दिया कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा, कौन शासन करेगा, अब ये भविष्य निर्धारित करेगा। और भविष्य ने निर्धारित कर दिया कि सन 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारी से शासक बन गई। बंगाल उनके हाथ लग गया। अब वो बंगाल से अपनी शासन की शुरुआत की। धीरे 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 तमाम फेज में, तमाम क्रम में उन लोगों ने लगभग पूरे भारत पर ही शासन किया। तो जब ये शासन स्थापित हो गया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो डायग्राम से समझिए। एक ब्रिटेन की संसद, उसके अधीन, जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी जरूर थी, लेकिन ब्रिटेन के संसद द्वारा बनाए गए नियम कानून से तो गवर्न होती। आज भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, निजी कंपनी हो, चाहे टाटा कंपनी हो, रिलायंस कंपनी हो, एक्सेट्रा, जितनी भी कंपनियां हैं, क्या वह भारत सरकार के नियम से गवर्न नहीं होती? भारत सरकार उनके लिए नियम बनाती है, उन नियमों को उनको मानना होता है। तो एक कंपनी निजी कंपनी भले ही थी, लेकिन वह कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी, तो ब्रिटेन की संसद उनके लिए नियम तो बना ही सकती थी। जरा ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की संसद और फिर एक कंपनी जिसको हम लोग कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटेन की संसद थी उसका भारत पे शासन नहीं था। ब्रिटेन की संसद का भारत पे शासन अभी स्थापित नहीं हुआ, अभी तो कंपनी का शासन स्थापित हुआ। तो आप यूं कह सकते हैं कि भारत विशुद्ध रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी बनी। कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी, इसलिए ब्रिटेन की संसद का यह अधिकार था कि वो कंपनी के लिए नियम कानून बना सकते थे।
ब्रिटेन की संसद भारत के लिए कोई नियम कानून नहीं बना सकती थी, क्योंकि भारत ब्रिटेन की संसद के अधीन थोड़ा ही था। भारत किसके अधीन था? भारत तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। बस ऐसे समझें कि टाटा कंपनी ब्रिटेन में व्यापार करने जाए और टाटा कंपनी पूरे ब्रिटेन पे कब्जा कर ले, तो ब्रिटेन पे कब्जा किसका माना जाएगा? टाटा कंपनी का, भारत का थोड़ी माना जाएगा। टाटा कंपनी तो भारत की एक कंपनी है। बस वही हाल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी, जिसके कारण ब्रिटेन की संसद का इसके ऊपर अधिकार था। लेकिन भारत पे अधिकार किसका था? कंपनी का। अब थोड़ा देखने की कोशिश करिए। ब्रिटेन की संसद कंपनी के लिए नियम अधिनियम बनाती थी। उन नियम अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कार्य करती थी, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता था। तो ब्रिटेन की संसद अप्रत्यक्ष रूप से भारत को प्रभावित कर पाती थी। तो समय समय पे कंपनी के लिए वो नियम अधिनियम बनाते गए, जिनका प्रभाव भारत पर पड़ा। तो आज हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के लिए कौन कौन से नियम अधिनियम बनाए, और फिर विस्तार में हम लोग चलेंगे कि हर अधिनियम का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि थोड़ी अवधारणा क्लियर हो रही। फिर से देख लें। भारत पे शासन कंपनी का था। कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी। ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है ब्रिटेन की संसद का ब्रिटेन पे शासन था। तो कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण और भारत के ऊपर कंपनी का नियंत्रण। लेकिन भारत अभी भी ब्रिटेन की सत्ता, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की क्राउन के अधीन नहीं था, वरन उनकी कंपनी के अधीन था। तो भारत के लिए ब्रिटेन सीधे कोई नियम अधिनियम नहीं बना सकते थे। उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था। हाँ, उनके पास ये अधिकार था कि अपनी कंपनी के लिए नियम कानून बनाए। वो अपनी कंपनी के लिए नियम कानून बनाते थे, और उस नियम कानून से कंपनी भारत को शासित करती थी, तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता था। तो ब्रिटेन की संसद अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर प्रभाव तो डाल सकती थी, लेकिन सीधे सीधे उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। और ये कम से कम 1765 से लेके 1857 तक जो भारत पे कंपनी का शासन था, यही दशा थी। अब इधर जरा देखिए, 1858 से 1947 तक भारत पे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत सीधे सीधे ब्रिटेन की संसद के अधीन आ गया। तो अब का डायग्राम अगर देखें, तो अब का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ब्रिटेन की संसद और अब भारत। तो अब जरा गौर से देखिए कि इस डायग्राम में और उस डायग्राम में क्या अंतर है। जब कंपनी का शासन था तो बिचौलिया कंपनी थी बीच में, लेकिन 1858 से जब ब्रिटेन भारत पे क्राउन का शासन हुआ, अर्थात ब्रिटेन की संसद का शासन हुआ, तो भारत सीधे सीधे ब्रिटेन की संसद के अधीन हुआ। यानी भारत के लिए ब्रिटेन की संसद अब सीधे सीधे विधि का निर्माण, कानून का निर्माण कर सकती थी, जो उसने किया। तो दोनों के समय अलग अलग कानून आए, विधि आई, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। तो थोड़ा उसका एक अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। इस समय कंपनी का शासन था, इस समय ब्रिटेन का शासन हुआ भारत पर, यानी कंपनी को बीच से हटा दिया गया। क्लियर है? सीधा सीधा रिश्ता हमारा स्थापित हो गया। यहां देखो, सीधा रिश्ता नहीं स्थापित, यहां कंपनी के वाया रिश्ता स्थापित है, और वहां कंपनी बीच से गायब है। मुझे लगता है ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा। अब जरा देखें, अच्छा लगे बेटा तो जरूर शेयर करिए, बस आपसे यही अनुरोध है, और आपका मेरे लिए यही सहयोग है। तो जितना आप शेयर करेंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं उतनी ताकत से आपको पढ़ाऊंगा, उतनी शक्ति से पढ़ाऊंगा। वे मित्र जो देर से जुड़ रहे हैं या देर से उनके सामने ये लाइव क्लास पहुंच रही है, उनके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपका छूटा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आर्या कैरियर पॉइंट पे सारे वीडियो वहां अपलोड मिलेंगे। ये भी अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। बहरहाल, तो जरा देखते हैं कि कंपनी का जब शासन भारत पे था तो उस समय कौन कौन से अधिनियम आए। तो सारे अधिनियमों कॉपी, मुझे लगता है पेन होगी आपके पास, तो हम सारे अधिनियमों पे चर्चा करते हैं
सारे अधिनियमों को नोट करिए। हम बारी बारी से एक एक अधिनियम पे चर्चा करेंगे। और एक बात, कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान की शुरुआत करने से पहले संविधान पे प्रभाव का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा देख लें, ये दो प्रकार का शासन हो गया हमारे पास। तो कंपनी के शासन के समय एक आया जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो अधिनियम आया, ये आपको पता होगा कि आया सन 1773 में। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया सन 1784। फिर आया, देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा। फिर आया संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी न किसी अधिनियम में संशोधन किया गया होगा। तो अभी हम विस्तार से आएंगे तो बात करेंगे। ये आया 1786। अब इसके बाद फिर चार्टर एक्ट आए। और कई चार्टर एक्ट आए। तो फिर आया 1793। फिर चार्टर एक्ट आया 1813। फिर चार्टर एक्ट आया 1833। और फिर चार्टर एक्ट आया 1853। तो अगर गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 अधिनियमों पे आपसे चर्चा होनी है और इन 7 अधिनियमों को पढ़ना है। कंपनी के शासन के समय आने वाला अंतिम जो चार्टर अधिनियम था, वो अधिनियम था 1853 का, 1853। क्योंकि उसके बाद मौका आया ही नहीं। 1857 में आपके यहाँ एक क्रांति हो गई और 1858 में ब्रिटेन की संसद ने सारी सत्ता अपने पास ले ली। तो इन सारे अधिनियमों पे हमको क्रम से बात करनी होगी। अब आइए क्राउन के शासन के समय। तो क्राउन के शासन के समय जो अधिनियम आए, थोड़ा उनकी भी लिस्टिंग हो जाए। कॉपी पेन होगी आपके सामने, लिस्ट बना लीजिएगा। सन 1858 का एक्ट। फिर आया परिषद अधिनियम 1861। फिर आया परिषद अधिनियम 1892। फिर आया परिषद अधिनियम 1909। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919। और फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर लास्ट में आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसके बाद भारत हो गया स्वतंत्र। तो एक ही नोटिस करिए कि इतने अधिनियमों पे चर्चा करनी है। जो मित्र पेन और पेपर साथ में ले हैं, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लें। सन 1858 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्लेमेंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के आधार पर आया। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर आप लिख ना पाए हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो उपलब्ध रहेगा, यूट्यूब पे जाइएगा, देख देख के सारा नोट्स बनाते चलिएगा। तो कुल मिला के जो आंतरिक प्रभाव पड़ा, उस पे इतने अधिनियमों का प्रभाव पड़ा। और हर अधिनियम ने क्या क्या किया, मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों को विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आनंद आ रहा है? हाँ बिल्कुल।
आनंद आते रहना चाहिए। पढ़ाई में जब आनंद खत्म हो जाएगा तो फिर आप परमानंद की तरफ बढ़ जाएंगे, जो अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो पढ़ाई में आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, और पढ़ाई को प्रेशर मत बनने दीजिए। जिस दिन पढ़ाई प्रेशर बन जाएगी उस दिन काम खत्म। तो मजा लीजिए पढ़ाई का, एंजॉय करिए। एक कहानी है, जैसे छोटे थे ना तो अ, दादी माँ एक कहानी सुनाती थी तो बड़ा मजा आता था, आप ही फोर्स करते थे कहानी सुनाइए। तो कहानी है, प्रेशर बना लेंगे पढ़ाई को बेटा तो खेल ही खराब हो जाएगा। तो कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आराम आराम से हम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है आज मैंने ये बताने का प्रयास किया कि भारत के संविधान पे जो आंतरिक प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजों के लंबे शासन का प्रभाव पड़ा। अब भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो शासन 1765 से लेके 1947 तक था। इतने दिनों तक भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया। आज हमारे ज्यादा मित्र नहीं जुड़ रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़े, और जो जुड़े हैं वो शेयर तो करें कम से कम, कि और मित्र इसमें जुड़े तो बात बनेगी। बहरहाल, तो अंग्रेजों का जो शासन था उसको जरा देखिए, वो था 1765 से लेके 1947 तक। अब ये शासन दो भागों में बट गया। एक ये शासन जो बीच में एक मील का पत्थर बनता है बेटा 1857, तो यहां तक का मामला तो चला गया कंपनी के शासन में, और 1858 से लेके यहां तक का मामला चला गया क्राउन के शासन में। तो कंपनी के शासन के जो अधिनियम आए थे अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक एक अधिनियम की हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहला अधिनियम जिसकी हम लोगों को चर्चा करनी है कंपनी के शासन के समय, और उस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो बड़ा अधिनियम है बेटा, थोड़ा वक्त चाहिए, और आप लोगों की परेशानी यह है कि आप काफी बिजी रहते हैं, आपके पास समय ही नहीं होता। तो छोटे छोटे स्पेल में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे बात करूं, क्योंकि एक एक अधिनियम थोड़े बड़े बड़े हैं। तो आज मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं कि आपको ब्रीफ करूं। कल मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विस्तार से आपको नोट्स भी दूंगा, और आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, ये फेसबुक का एक पेज है आर्या करियर पॉइंट के नाम से, उस पेज पे जाइएगा, उस पे लाइक का ऑप्शन मिलेगा, लाइक कर लीजिएगा। जब मैं लाइव होऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंच जाएगा। जैसे आपके पास वक्त मिले आप जरूर देखें। बहरहाल, थोड़ा रेगुलेटिंग एक्ट के जो अधिनियम आया उस अधिनियम के आने के कारणों पे थोड़ी सी बात करते हैं। कल हम विस्तार से इसी पे चर्चा करेंगे, और पूरा मेरी लाइव क्लास रेगुलेटिंग एक्ट पे होगी। तो आप थोड़ा सुन लें। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी ब्रिटेन से, वो फोकट में नहीं दी गई थी। वो अनुमति दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करे और प्रति वर्ष उनको 4 लाख पाउंड का टैक्स कर दे। ये 4 लाख पाउंड ब्रिटेन की संसद को देते थे, और बदले में भारत में लूटें, डकैती डालें, चोरी करें, उससे ब्रिटेन की संसद से कोई लेना देना नहीं था। एक गड़बड़ी हो गई बेटा, उस गड़बड़ी पे थोड़ा सा नजर डालिए। एक्चुअल में धीरे धीरे वो भारत पे तो कब्जा कर ही रहे थे, और अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा अति उत्साहित हो गई, और वो दक्षिण की ओर जब विस्तार करने की कोशिश की तो उसकी मुठभेड़ हो गई हैदर अली से। तो मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ 1769 में हैदर अली के साथ हुआ। मैसूर के कई युद्ध हुए, इतिहास का मामला है, इतिहास में गंभीरता से देखिएगा। तो मैसूर के प्रथम युद्ध में हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, और शायद ये पहला अवसर था जब भारत के किसी शक्ति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। तो ये सूचना जंगल में आग की तरह से फैल गई। पूरे ब्रिटेन में भी ये शोर हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय हराने लगे हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर धारकों की कंपनी थी, शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, किसी की कंपनी नहीं थी। उसमें ढेर सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था, ब्रिटेन की महारानी का भी पैसा लगा हुआ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर होल्डर्स की कंपनी थी ना, तो अब समस्या ये हो गई कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हारने लगी, जो शेयर होल्डर्स थे, अरे भाई, किसी कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं, कंपनी के बारे में जैसे ही कोई गलत सूचना
या कोई भी नकारात्मक सूचना आती है वो एकदम से घबरा जाते हैं और सब अपना शेयर वेयर बेच वेच के फुर्सत हो जाना चाहते हैं। कौन रिस्क लेगा भाई? तो ईस्टनिया कंपनी के साथ भी हुआ। सारे शेयर धारक ईस्टनिया कंपनी से अपना शेयर निकालने लगे यानी बेचने लगे। ईस्टनिया कंपनी की आर्थिक स्थिति एकदम से गड़बड़ा गई और रही सही कसर हो गई सन 1770 में, जब बंगाल का महाअकाल आया। और जब महाअकाल आ गया और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, तो कुल मिला जुला के ईस्ट इंडिया कंपनी अब झूठ पे आमादा हो गई। अब वो झूठ बोलने लगी और मुझे लगता है कि झूठ उसने ये बोला कि मेरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है, जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 12.5% के लाभांश की घोषणा की, ये दिखाने के लिए कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। अब जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति तो इनकी जर्जर हो ही चुकी थी, रही सही कसर बंगाल के अकाल ने पूरा कर दिया था। तो ब्रिटेन की संसद ने कहा कि भाई ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, तो मेरा 4 लाख पाउंड दे दीजिए जो आप पे टैक्स का है। बस वही पोल खुल गई और ब्रिटेन की संसद के सामने इनको जाके कहना पड़ा कि मुझे 10 लाख पाउंड का उधार चाहिए, 4 लाख पाउंड तो हम दे नहीं पाएंगे। तब ब्रिटेन की संसद को लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहां कुछ तो गड़बड़ है। अरे बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने शेयर धारकों को 12.5% लाभांश दे रहे हो, ब्रिटेन की संसद से 10 लाख पाउंड का उधार मांगने जा रहे हो। ये तो वही हाल हो गया कि आप फरारी से चलते हो और पड़ोसी से 500 रुपए उधार मांगने जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। और ब्रिटेन की संसद ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक कार्यों में कुछ तो गड़बड़ है और जब तक ये गड़बड़ी का हम पता नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई ऋण नहीं देंगे। तो गड़बड़ी का पता लगाने के लिए 2 आयोग बना दिए गए, एक का नाम था गुप्त समिति और एक का नाम था प्रवर समिति। सीक्रेट कमेटी का काम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को गोपनीय तरीके से पता लगाए कि आखिर गड़बड़ी क्या हो रही है, और प्रवर समिति का काम यह था कि आप वो सुझाव दीजिए कि जिस आधार पर इनको हम 14 लाख पाउंड का ऋण दें। आप सोच रहे होंगे मांगे थे 10 लाख तो 14 लाख कैसे हो गया? अरे 10 लाख तो उधार मांगा था, 4 लाख आपकी देनदारी थी, तो 14 लाख पाउंड तो हो गया ना। तो 14 लाख पाउंड इनको उधार देना था। प्रवर समिति ने जिन शर्तों पे इनको 14 लाख पाउंड को उधार देने की बात की, 4% वार्षिक ब्याज की दर पे, वही शर्तें आज की डेट में कहलाती हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया कि ब्रिटेन की संसद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांगा। और एक कहावत सुना होगा आपने ना कि आ बैल मुझे मार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आफत खुद ही बुला लिया। न ये 10 लाख पाउंड को उधार मांगने गए होते, न ब्रिटेन की संसद रेगुलेटिंग एक्ट लाती। रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला अधिनियम है जिस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ठीक से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और ये धीरे 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 नियंत्रण बढ़ाते 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 1858 में ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलविदा कह दिया और कहा कि अब आपको भारत से जाना होगा और अब भारत हमारा हुआ, अब भारत पे हम शासन करेंगे। तो बड़ी मजेदार बात है बेटा, इतिहास में जरा समझिएगा, चूंकि संविधान का इतिहास से रिश्ता है कम से कम इस इलाके में, कि जो कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों के साथ किया, ब्रिटेन की संसद ने वही कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया। उन्होंने हमसे धीरे धीरे सत्ता छीनी और ब्रिटेन की संसद ने उनसे सत्ता छीन ली और 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से हटा दिया गया। अब सीधे सीधे भारत ब्रिटेन की संसद के अधीन है। तो मुझे लगता है कि कुछ आपको आइडिया लगा होगा। कल हम विस्तार से रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको लिखवाएंगे, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, एक एक प्रावधान पे चर्चा करेंगे। तो आज हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं, फिर से एक निवेदन के साथ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। अगर जिन मित्रों का छूटा हो वो यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहां पे सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो यहाँ पे लाइव हुए हैं, वहां से जाके अध्ययन करिए और वहां और भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और जिसका आप उपयोग करिए, लाभ उठाइए। बस एक निवेदन के साथ
कि मेरे इस पेज को भी लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे और मुझे लगता है इतना सहयोग आप अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच।